हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विकास ट्यूटोरियल पे। तो हम चल रहे हैं क्लास 10th का बैच जो चालू हुआ आपका। इसमें से कुछ क्लासें हो चुकी हैं जिसमें आप लोगों ने पढ़ा क्या, यानी पहली क्लास में आपका इंट्रोडक्शन हुआ था कि आपकी रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या प्राप्त कैसे हुई थी। तो उसके बाद आती है आपने रियल नंबर को प्राप्त किया, तो प्राप्त करने से पहले आप लोगों ने क्लास 9 के कुछ टॉपिक थे उसको आपने कवर किया। तो उसको कवर करने के बाद आपकी आती है मेन टॉपिक क्लास 10th की। तो मेन टॉपिक आपकी वहाँ से निकली विभाज्यता यानी डिविजिबिलिटी क्या होती है। डिविजिबिलिटी पढ़ने के बाद आप लोगों ने क्या देखा वहाँ से कि एक यूक्लिड वैज्ञानिक थे, उन्होंने उसी डिविजिबिलिटी को वेरीफाई किया अपने सूत्र के माध्यम से। तो वहाँ से सूत्र निकलता है क्या कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो उन्होंने उसको स्टैंडर्ड लेवल में बात करने को कहा। तो कहा कि जब आपका किसी पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से भाग देते हो तो वहाँ से क्या निकलता है कि आपके पास भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो ऐसी बातें निकल के आई वहाँ से। तो बात क्या आप लोगों ने उसके बाद विभाज्यता पढ़ा, फिर विभाज्यता के बाद ये यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा। अगली कंडीशन आती है कि आप लोगों ने यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका क्या होती है। तो यूक्लिड डिवीजन प्रमेयिका में क्या होता है कि जब आप किसी दो संख्याओं का एचसीएफ निकालते हो तो एचसीएफ निकालने से पहले आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना होता है। प्रमेयिका का एल्गोरिथम यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का अर्थ ही होता है कि किसी कार्य को आप स्टेप बाय स्टेप करते रहना। तो जब किसी कार्य को आप स्टेप बाय स्टेप करते हो तो भाग देते हो तो पहली बार अगर भाग नहीं कटती है तो वहाँ से कुछ शेष आता है, तो उस वाले शेष को उस वाले वहाँ पे जो बी का मान बनता है उससे भाग देते हैं। तो भाग तब तक देते हैं जब तक आपका शेषफल शून्य नहीं आता है। तो जिस पोजीशन पे आपका शेषफल शून्य आता है वह वाला आपका क्या कहलाता है, उसे आप एचसीएफ के दर्जा देते हो। तो वहां से बात किए थे आप लोगों ने। तो एचसीएफ निकालने की कई विधि होती है, आपको तो पहले एल्गोरिथम विधि में निकालना होता है। तो जय बार स्टेप की भाग देते हो वह बार यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाते हो। तो जब यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाते हो तो वहां से अगली कंडीशन निकल के आती है कि आप लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा था। कंसेप्ट क्या था कि जब आप किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देते हो तो वहां से दो संख्याएं थी, उसको आपने भाग देने के बाद कुछ शेष मिलता था। उस शेष को क्या करते थे, उस संख्या से घटाते थे। जो आपका ओरिजिनल नंबर आता था उसका आप क्या करते थे वहां से, यानी कि वहां से एचसीएफ ज्ञात करते थे। तो यह तो सेकंड वाली बात आ गई। थर्ड वाली बात क्या होती है, थर्ड वाली बात में आप लोगों से कहेगा कि दो संख्याओं का एचसीएफ कुछ एक्स वाई के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। आप लोगों ने सवाल लगाया इस पे ऊपर। तो आप लोगों को कहा था कि आपके पास मान लेते हैं कोई नंबर n1 और n2 है। क्या था, मान लेते हैं कोई नंबर n1 और n2 था, उसको आपने इसका एचसीएफ निकाला। जब एचसीएफ निकाला तो इसका एचसीएफ कहता है आपको n1x इंटू n2y n2 के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो जब इस रूप में प्रदर्शित किया जाता है यानी इस रूप में लिखा जा सकता है, तो कहता है कि जब यहाँ से एचसीएफ आप लोग निकालोगे इसी एचसीएफ को इसके बराबर कर दोगे। तो जब एचसीएफ को बराबर कर दोगे तो आप n1 या n2 को इस साइड लाओगे तो वहाँ से इसका मान पता चलता है। अगली टाइप यहाँ से निकल के आती है कि जब मान लेते हैं आपके पास कोई नंबर n1 रहा होगा और कोई नंबर n2 रहा होगा, उसका जब आप लोग एचसीएफ निकालते हो, क्या निकालते हो, एचसीएफ निकालते हो, तो इसी एचसीएफ को कहता है कि इस रूप में लिखा जा सकता है। किस रूप में, मान लेते हैं n1 x है और n2 y। कहता है कि इस रूप में लिखा जा सकता है। तो जब इस रूप में लिखते हो तो बात क्या निकल के आती है, यहाँ से जब एचसीएफ आता है तो इसके बराबर अब यहाँ पे नहीं करना होता है। यहाँ पे ये बात, अब इसको करने के लिए आप लोगों को चलना होगा थोड़ा सा बैक साइड। तो बैक साइड में जब चलोगे तो क्या आप लोगों ने पढ़ा था, एक बात आई थी यूक्लिड जी की, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की। किसकी बात आई थी, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है कि जब आप दो संख्याओं का एचसीएफ निकालते हो और स्टेप बाय स्टेप करते हो
तो वहाँ से बात निकल के आई थी। तो देखो भाई यहाँ से क्या बात बनती है कि यहाँ से सवाल पूछता है आप लोगों से, यानी प्रश्नावली 1.1 की बात है, तो उसमें सवाल आपके हैं कुछ इस पे बेस। यानी आपको क्या करना होगा, जब एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ को इसके बराबर नहीं करना होता। यहाँ से आपको स्टेप बाय स्टेप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए चलना पड़ता है। तो यहाँ से पहला कंडीशन क्या आता है, जब स्टेप बाय स्टेप करते हो तो सबसे पहले आपके पास दो संख्याएं होती हैं। जब दो संख्याएं होती हैं तो उनका आप क्या करते हो, एक दूसरे में भाग देते हो। तो जब भाग देते हो तो भाग क्या होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है। तो आप जब पहली बार भाग देते हो तो शेषफल शून्य नहीं आता है, तो उसको क्या कहते हो, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से लिखते हो ना, a बराबर बी क्यू प्लस आर। सेकेंड बार भाग देते हो तो फिर वही कंडीशन, थर्ड बार भाग देते हो तो फिर वही कंडीशन। जब यह तीनों कंडीशन लगानी पड़ती है तो अगर आपका एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आपका शेषफल क्या आ जाता है, शून्य आ जाता है भाई। जब शून्य आ जाता है तो वहां से आपको एचसीएफ पता चलता है। तो एचसीएफ पता चलता है यानी जिसमें आपके यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में यानी आर का मान अगर शून्य दिखाई दिया तो उस वाले पद को यानी उस वाले समीकरण को हम नहीं लेते हैं। तो नहीं लेते हैं तो अगली बात कंडीशन क्या आती है, उस वाले समीकरण को हम छोड़ते थे। जब छोड़ते थे तो उसके जस्ट पहले वाला जो आपने छोड़ा उससे जस्ट पहले वाला आपको एक समीकरण मिला होगा कि जिसमें आपको जो शेष रहा होगा, जो आर का मान रहा होगा, वही आपका एचसीएफ दिखाई देता है। तो जब एचसीएफ दिखाई देता है तो वहां से आप लोग वहां से एचसीएफ का मान निकालते हो तो कुछ के बराबर आता है। तो भाई आते हैं थोड़ी सी एग्जाम्पल पे उस पर। तो एग्जाम्पल भी जब चर्चा करेंगे थोड़ा सा उसको स्टैंड लेवल में चलते हैं। तो वहां से क्या निकल के आता है कि यहाँ से सवाल पूछता है कि मान लेते हैं दो संख्याएं n1 और n2 हैं, इनका एचसीएफ हम इस रूप में लिख सकते हैं। जब इस रूप में लिख सकते हैं तो जो x और y के मान होंगे वह एक से अधिक हो सकते हैं, एक से अधिक हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या होगा, मान लेते हैं आपके पास एग्जाम्पल आता है 65, 170 है। ठीक, जब 65, 170 की बात आती है तो यहां से बात क्या बनी थी, 65, 170 की जब बात आई थी तो क्या आई थी बात, थोड़ा सा हम व्हाइट बोर्ड लेते हैं। तो जब 65 और 70 की बात आई थी तो आप लोगों को क्या करता है कि आपको कहेगा कि इसका जो एचसीएफ होगा, इसका जो एचसीएफ होगा उसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, इसका जो एचसीएफ होगा उसको हम 65x प्लस 170y के रूप में लिख सकते हैं। बोलो भाई, जब इसके रूप में लिख सकते हैं तो कहता है कि इसमें x और y के मान एक से अधिक हो सकते हैं। तो आओ भाई स्टेप बाय स्टेप इसका काम करते हैं। जब 65 का भाग लगाओगे किसमें, 170 में, तो 17 में जब लगाओगे भाग तो एक बार जाएगी यानी 65 आएगा। तो क्या मिलेगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 आएगा और यहाँ से बचेगा 11, 11 में से 6 जाएगा तो 6 4 6 5 11 आएगा। यानी आप लोगों ने भाग दिया, तो जब भाग दे दिया तो यहाँ से आपको एक कंडीशन लिखनी होगी ना, क्या लिखनी होगी, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से क्या जानते हो आप, 170 बराबर 65 गुणे 1 प्लस का 52। यह आपकी जब आपने पहली भाग दिया तो यहाँ से आप लिखोगे EDA यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो सेकेंड कंडीशन आती है आपकी भाग अभी शेषफल शून्य नहीं आया है, जब शेषफल शून्य नहीं आया तो एक बार और भाग जाएगी यानी 52 एकम क्या होगा, 52 होगा। तो यहाँ से जब घटाओगे तो 3 बचेगा और 5 में से 6 में से 1 5 जाएगा तो 1 बचेगा। अब फिर आपकी कंडीशन निकलती है कि आपका अभी भी शेषफल शून्य नहीं आया है, तो फिर वही बात लगाओगे, कौन सी बात, EDA यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो जब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से लगाओगे तो क्या बात आती है, यानी आप जानते हो ना A बराबर होता है B इंटू क्यू, यानी B बोले तो 52, Q बोले तो 1 और R बोले तो 13। यह कंडीशन बनती है।
तो जब यह कंडीशन बनती है तो अभी आपका शेषफल शून्य नहीं आया है, तो एक बार और भाग जाएगी, यानी 13 चौक को 52। अब आपका शेषफल शून्य हो गया, यानी जब r का मान शून्य होता है तो उसी वाले भाग में आपको HCF की प्राप्ति होती है। तो जब HCF की प्राप्ति होती है तो इस वाली बात को हम लिख क्या सकते हैं, तो यहां से आप जब क्या लगाओगे EDA लगाओगे तो क्या बनेगा आपका 52 बराबर 13 गुणे 4 प्लस का, हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो आपका 2 से 3 समीकरण बनते हैं, मान लेते हैं आपका ई वाला है और ए वाला और ए वाले, यानी एक यह हुआ, एक यह हुआ, एक यह हुआ, तो आप क्या करते हो, नीचे से ऊपर की तरफ चलते हो। जब नीचे से ऊपर की तरफ चलते हो तो एक कंसेप्ट ध्यान में रखना कि जब आपका शेषफल जिस स्थान पे शून्य आ जाता है, यानी जिस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को लगाने से आपका शेषफल जहाँ पे शून्य दिखा उस वाले पोजीशन को आप क्या करते हो, ब्रेक करते हो। तो जब ब्रेक करोगे तो यानी उसको छोड़ना होगा, तो उसका छोड़ना होगा तो उसके बाद क्या आता है, यानी सेकेंड लास्ट क्या होता है, आपको उसको मानना होगा समीकरण 1, और उससे पहले आपका था यानी समीकरण इसको मान लो 2। तो समीकरण 1 व 2 से ही आपको काम को करना होगा। तो समीकरण 1 से आ जाओ भाई। जब समीकरण 1 से आप लोग आओगे तो देखोगे क्या कि आपका समीकरण कह रहा है कि 65 बराबर 52 गुणे 1 प्लस का 3 है। अब देखो भाई, सवाल में कह रहा है कि जो आपका HCF है उस HCF को आप 65x प्लस 17y के रूप में प्रदर्शित कर सकते हो। तो उसको प्रदर्शित करना होगा, यानी HCF को एक साइड कहीं पे अकेले लेना होगा। तो 13 के बराबर जो संख्याएं आएंगी उसको हम 65x और 17y के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आओ भाई, 13 को जब पहले लोगे, यानी 13 आपका पहले आएगा, तो 65 के साथ क्या हो जाएगा, 52 माइनस हो जाएगा। अब देखो भाई, इसको आप घटाने मत लगना, नहीं तो क्या होगा कि आपका थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगा। आपको यहाँ पे 65 चाहिए तो 65 यहाँ पे मौजूद होना चाहिए, तब है आपके सवाल में तुलना करने पर आएगा, यानी यह बातें सब तुलना करने से आती हैं। ठीक, तो आया 65 माइनस 52 गुणे 1। अब आप देख रहे हो समीकरण 2 में आपको 52 दिख रहा है कहीं पे, यानी जो शेषफल होता है उस शेषफल के मान को हम बारी बारी से रखते चलते हैं। अब आपके समीकरण में, यानी आपका यह नया वाला समीकरण बन गया। जब यह नया वाला समीकरण बना तो यहाँ पे दिख रहा है जो 52, वह समीकरण 2 से जब देख रहे हो तो यहाँ पे क्या है, शेषफल, यानी r का मान है। जब r का मान है तो अब क्या करो, समीकरण 2 से आ जाओ। समीकरण 2 से जब समीकरण 2 से आओगे तो क्या मिलेगा आपके पास, 117 बराबर 52, 65 है, 65 गुणे 1 प्लस का 52। अब देखो समीकरण जो हमारा नया वाला यह निकला है, उसमें क्या करना है, 52 का मान स्थापित करना है। जब 52 का मान स्थापित करोगे तो 52 को यहीं पे रहना होगा अकेले, और सबको उठा के इस साइड भेजोगे तो क्या होगा, 117 में से माइनस हो जाएगा। इतनी बात तो हो गई, यानी अब 52 के स्थान पे रखना क्या होगा, 117 माइनस का 65। तो भाई रखो, यानी इसको मान लेते हैं समीकरण क्या, 3 मान लो। अब समीकरण 3 में 52 का मान रखने पर यानी 52 आपका शेषफल है, तो उसी शेषफल को क्या करो, उस पर विस्थापित कर दो। तो जब करोगे तो क्या आएगा, 13 बराबर 65 तो अपने स्थान पे रहेगा, और माइनस क्या होगा, 52 के स्थान पे क्या आ जाएगा, अब 117 माइनस का 65। तो लिखो भाई ब्रैकेट में 117 माइनस का 65। अब क्या होगा कि जो माइनस बाहर है वो अंदर जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो जो चीजें ब्रैकेट के अंदर माइनस है वह प्लस हो जाएंगी, और जो प्लस है वह क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो आ जाते हैं 13 बराबर 65 माइनस 117 प्लस का 65। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है 65 दो स्थानों पे। जब 65 दो स्थानों पे दिख रहा है तो यहाँ से अगर 65 को एक साइड लाओगे, 65 प्लस का 65 माइनस 117। अब देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए आसान तरीका क्या है कि अगर दोनों स्थानों पे 65 जो है वह कॉमन मिल जाता है
तो यहाँ से आपको 1 बचेगा और इस वाली पोजीशन पे भी 1 बचेगा। तो यही क्या हो जाता है, 1 1 जुड़ जाता है, तो यही 2 से गुणा हो जाता है। तो यहाँ से बात निकल के आती है 2 गुणे 65 अब माइनस का 170 ये 13 बराबर आ रहा है, यानी 13 आपका क्या है, HCF है। तो HCF के बराबर यह चीजें सब निकल के आई। अब देखो सवाल में कह रहा है कि जो HCF होगा वह 65x प्लस 170y के रूप में होगा। देखो कुछ चीजें थोड़ी थोड़ी दिख रही हैं, यहाँ पे 65 दिखा, यहाँ पे 170 दिखा। अब बीच में क्या है, माइनस है, वहां पे क्या है, प्लस है। तो जब बीच में माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो इसको थोड़ा सा हम एडजस्टमेंट करेंगे। तो जब करोगे तो क्या मिलेगा, थोड़ा सा आप 13 बराबर कर दो, 65 गुणे 2, अब थोड़ा प्लस कर दो और 170 के सामने -1 कर दो। कोई समस्या? आप लोगों ने इससे पिछले क्लास में भी यही देखा था। तो यहां से आपका पर्पस क्या बनेगा, यानी आपको निकालना क्या होगा। अब 13 के स्थान पे आपको रखना क्या है, वही बात है ना कि क्या 65x प्लस 170y बराबर क्या मिलेगा, 65 गुणे 2 प्लस का 170 माइनस का 1। बात क्लियर हुई? अब क्या करोगे, देख रहे हो सब बातें अपने स्थान पे है, लेकिन x के स्थान पे 2 आ गया, y के स्थान पे -1 आ गया। तो यहाँ से आपको x का मान 2 आता है और y का मान -। यहाँ तक तो बात हो गई थी आपकी पिछली क्लास में। तो यहाँ तक बात आने का हमारा यही कॉन्सेप्ट था कि वहाँ पे सवाल में पूछ देगा, यानी आपके बालाजी बुक में कुछ एक चैप्टर मतलब प्रश्नावली 1.1 में ही एक सवाल दे दिया है कि उसमें कह रहा है कि जो x और y के मान होंगे वह अद्वितीय नहीं है, यानी एक ही मान नहीं हो सकते। अद्वितीय का अर्थ है कि एक ही मान नहीं हो सकते, एक से अधिक भी मान हो सकते। तो भाई इतनी बातें सब क्लियर हुई। इतनी बातों को आपने स्टेप बाय स्टेप समझा तो आपका x और y का मान पता चला। अब आ जाओ भाई, अब क्या करना होगा, यहां से एक बात ध्यान देनी होगी, थोड़ी सी ध्यान देने वाली बातें क्या है कि आपको एक समीकरण यह दिख रहा होगा, यानी HCF बराबर। तो HCF बराबर देखो, अगर संख्याओं में कुछ कॉमन नहीं होता है ना, तो अगर जो मैक्सिमम कॉमन होता है वही आपका HCF होता है। तो वहां से दिख रहा है 65 गुणे 1 प्लस 170। अगर क्या करते हैं, आपको अद्वितीय हल चाहिए, तो जब अद्वितीय हल चाहिए तो आपके पास समीकरण क्या था आपका, 65 गुणे 2 था, अब माइनस था 170 गुणे 1 था। बात समझे थोड़ी सी? जब बात समझे तो आपको कह रहा है जो आपका HCF है, जो HCF है उसको आप किस रूप में लिख रहे हो, किसका HCF निकाल रहे हो, यानी किसका HCF निकाल रहे हो, तो वह आपकी संख्या है 65 और 170। अब देखो भाई, जब आपको करना होगा कि इसका अद्वितीय हल नहीं है, तो जब अद्वितीय हल नहीं है तो यहां से एक कंसेप्ट निकल के आता है कि आपने जिसका HCF निकाला है, यानी किन संख्या का, 65 और 170 का, उन्हीं दोनों का आपने मल्टीप्लाई करके एक बार जोड़ दो। तो जब बाहर से आप संख्या कोई जोड़ रहे हो तो मान परिवर्तित ना हो, उतनी संख्या को आपको क्या करना होगा, घटाना भी होगा। तो आते हैं, इसको मान लेते हैं कोई अगला समीकरण, समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। अब लिखोगे आप लोग समीकरण 4 में, समीकरण 4 में थोड़ा लॉन्ग सवाल में पूछता है, यानी आपके पास पूछेगा अद्वितीय हल नहीं है तो आपको मैक्सिमम 2 x और y के मान पता करने होंगे। तो देखो भाई, इसी में आपके 2 मान निकलेंगे, जिसे आपको समीकरण 4 में क्या करते हैं, जिसका आपने HCF निकाला उसी के मल्टीप्लाई को एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। समीकरण 4 से, जब समीकरण 4 से आओगे तो आ जाओ थोड़ी सी, 65 गुणे 2 करेंगे, माइनस 170 गुणे 1 करेंगे। हमने कहा क्या कि एक कंसेप्ट होता है कि आपको जो आपने जिसका HCF निकाला है उन्हीं दोनों का गुणा करके एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो। यानी जब जोड़ोगे तो क्या आएगा, 65 गुणे 170, और जब मान ना परिवर्तित हो, इतने चीजें क्या कर दे, हम घटा दें।
बोलो भाई। यानी हमने अलग से काम किया है, 65 और 117 को जोड़ दिया है, यानी उनका गुणा करके जोड़ा है, फिर उतने चीजें अगर हम घटा देते हैं तो इस वाले समीकरण में कुछ परिवर्तन मान नहीं होगा, यानी ये दोनों चीजें आपस में क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। जब कट जाएंगे तो सेम चीजें हमें प्राप्त हो जाएंगी। इतनी बात क्लियर हुई? जब इतनी बात क्लियर हुई तो बस अब आ जाओ, इनको आपके पास 4 पद दिख गया। जब 4 पद दिख गया तो इन्हीं चारों पदों को इस प्रकार हमको कॉमन लेना होगा। कॉमन कैसे लेना होगा कि आप क्या करो, इसको उठाओ, या तो इसके साथ लो या तो उसके साथ लो। फिर जब इसको इसके साथ ले लिए तो एक आपके पास कंडीशन बनती है कि इसको इसके साथ लेना पड़ेगा। तो भाई अब ले लो इन दोनों को एक साथ, तो यहां से बात निकलेगी क्या, 65 गुणे 2, 65 गुणे 2, अब प्लस में है 65 गुणे 117। यहां से तो 2 पद आपके ले लिए गए एक साथ। फिर लास्ट 2 पद क्या बचेंगे, माइनस तो रहेगा बाहर। माइनस अगर आप कॉमन लेते हो तो यहां से मिलेगा 117 गुणे 1, और ये देखो माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो इसको क्या कर देगा, ये प्लस बना देगा। यह बतिया मिलेगी 65 गुणे माइनस गुणे 117। बात क्लियर? अब आपको यहाँ से एक कंडीशन दिख रही है कि यहाँ पे भी 65 है, यहाँ पे भी 65 है, इन दोनों पदों में 65 है। तो अगर आप 65 को कॉमन ले लेते हो, क्या करते हो, 65 को कॉमन ले लेते हो तो बचता क्या है, यहाँ से तो बचेगा 2, यहाँ से बचेगा 117। बात क्लियर हुई? तो यहाँ से 2 और 117 बचा, लेकिन यहाँ से क्या बात मिली कॉमन, 117 मिली कॉमन। तो जब 117 मिलेगी तो यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से प्लस का 65 बचेगा। बात क्लियर? तो जब बात क्लियर हुई तो अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको जोड़ो भाई। 65 में आपको 2 गुणे 17 जोड़ना पड़ेगा, तो क्या होगा, 119 आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है 117, 65 में 1 जोड़ोगे तो 66 मिलेगा। अब देखो कुछ उसी रूप का दिखाई दे रहा है आपको। एचसीएफ को कह रहा था किस रूप में, 65x प्लस 117 y के रूप में प्रदर्शित करना था आपको, यही था ना। तो यही बातें सेम दिख रही हैं, यानी आपको x के स्थान पे यहाँ पे कुछ और दिख रहा है, y के स्थान पे यहाँ पे कुछ और दिख रहा है। तो बस क्या करो, थोड़ी सी इसको एडजस्टमेंट करो भाई। तो जब करोगे तो क्या मिलेंगी बातें, आ जाओ, क्या मिलेंगी, यानी इसको लिख सकते हो ना 65 गुणे 119। अब आपको बीच में प्लस चाहिए तो प्लस लाओ भाई, 117। अब इसको लिख सकते हो माइनस का 66। ठीक, अब आप अगर इसी के स्थान पे तुलना करोगे तो जब तुलना करोगे देख रहे हो कि x के स्थान पे 119 आ गया और y के स्थान पे माइनस का, x के स्थान पे 119 और y के स्थान पे माइनस का 66 आया। बात क्लियर? तो यहां से आपने इससे पिछली वाली यानी इस बोर्ड पे देखा था, तो यहां से x और y के क्या मान निकले थे, x का मान वहां से निकला था 2 और y का मान निकला था माइनस का 1। 2 मान पता चले, एक मान आया आपका x बराबर 2, एक आया y बराबर माइनस का 1, और सेकेंड आया x बराबर 19, 119, y बराबर माइनस का। अब तीसरा मान क्या आ सकता है, तीसरा मान यहां से यह निकलेगा कि अगर आपने जो दोनों ग्रुपों को कॉमन लिया है फिर उनको परिवर्तित करने से, यानी उन्हीं दोनों ग्रुपों को इधर उधर कॉमन लिया कर दिया जाए, जैसे आप लोगों ने यहाँ पे कॉमन लिया, तो हमने इसको ना कॉमन लेकर इससे कॉमन लिया। जब पहले वाले को लास्ट से कॉमन लोगे तो आपके पास यही दोनों बीच में बचेंगे, तो अब इन दोनों को एक साथ कॉमन लेना होगा। तो जब इन दोनों को एक साथ कॉमन लोगे तो वहां से जो मान निकलेगा वह आपका अगला मान होगा x और y का। बात क्लियर हुई? तो आते हैं थोड़ा सा उस पर चर्चा हम करते हैं जल्दी से। तो जल्दी से क्या करना होगा, थोड़ी सी आपको धैर्य रखना होगा, बातें थोड़ा है लेंदी, लेकिन सवाल पूछता है यहाँ से 2 से 3 नंबर में। क्या है, 65 है गुणे 2 है। अब इसके साथ लास्ट वाला लेना है, तो लास्ट वाला क्या है, माइनस 65 गुणे 117 है, इसका एक ग्रुप बनेगा, फिर लास्ट वाले का
अब देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो अगर आप बाहर माइनस लेते हो, क्या लेते हो, बाहर माइनस लेते हो, तो क्या मिलता है, 117 गुणे 1 मिलता है, प्लस मिलेगा। अब देखो भाई, यहाँ पे हमको प्लस चाहिए, वहाँ पे क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो जब ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको तो माइनस बनाएगा, लेकिन इसको क्या बनाएगा, प्लस बनाएगा। तो वहाँ से आपको मिलेगा 65 गुणे 170। इतनी बात क्लियर। अब आपके पास दो पद दिख गए, यानी दो ब्रैकेट दिखा, तो यहाँ से आपको कॉमन लेना होगा। अगर मान लेते हैं यहाँ से आप 65 कॉमन लेते हो, तो बचता क्या है, 2 माइनस 117। अगर यहाँ से आप लोग 117 कॉमन लेते हो, तो बचता क्या है, 1 माइनस 65। बोलो भाई। तो अगर यहाँ से आपको माइनस करना होगा तो 65 गुणे क्या मिलेगा, बोलो 65 गुणे, बोलो भाई, यानी 117 में से 2 जाएगा तो माइनस है 115 होगा। समझे बात? यानी आपको 117 में से 2 घटाओगे तो 115 ना आएगा। अब क्या करना होगा, माइनस होगा। अब 65 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 64 बच जाएगा, वो अभी माइनस का 64। अब देखो ये माइनस हमको क्या करना होगा, प्लस बनाना है। कि काहे से कि आपको करना क्या है, इसको और इससे तुलना करनी है। तो बीच में आपको प्लस दिख रहा है तो आपको बीच में प्लस बनाना होगा। आओ भाई, 65 माइनस 115, इसको आपको प्लस करना होगा। तो जब प्लस करोगे तो ई अब माइनस उठ के जाएगा इसके साथ, तो उसको बना देगा प्लस। आप देख रहे हो यहाँ पे भी क्या है, 65 है, यहाँ पे भी 117 है, ये प्लस अपने स्थान पे स्थिर है। तो यहाँ से क्या बात निकली, यहाँ पे भी 65 है, यहाँ पे भी 117 है, प्लस अपने स्थान पे है। तो एक्स वाई के स्थान पे आया क्या है, यानी एक्स के स्थान पे यह आया और वाई के स्थान पे यह है। तो एक्स का मान यहाँ से निकलेगा माइनस 115 और वाई का मान निकलेगा 64। तो यहाँ से बात क्लियर हुई कि एक्स का मान पहली बार जब आपने निकाला तो 2 आया, सेकेंड बार निकाला तो 119 आया, जब थर्ड बार निकाला तो माइनस 115 आया। तो यहाँ से सवाल इस तरह से पूछता है कि दो संख्याएं n1 और n2 को आपको जब प्रदर्शित करना होगा कि उसका एचसीएफ n1x प्लस n2y के रूप में आता है, तो वहां से जो x और y के मान होंगे वह अद्वितीय नहीं होंगे। यानी अद्वितीय मतलब एक से अधिक हो सकेंगे लेकिन एक से कम नहीं होंगे। तो यहाँ से x का मान एक बार यह आया, एक बार यह आया, एक बार यह है, y का मान 1 यह 3 मान आए। तो बात क्लियर हुई, क्या क्या बात हुई अब तक? हाँ, यहाँ से बात हुई। आप लोगों ने इतनी क्लास पिछली क्लास में ही देख लिया था कि आपने एक बार x का मान यह निकाला, फिर y का मान यह निकाला। अगली कंडीशन क्या थी कि आपने जो मान लिया था, यानी समीकरण आपका एक नया बना था 65 गुणे 2 माइनस 117 गुणे 1। अब आपको करना क्या होगा, जिसका आपने एचसीएफ निकाला, यानी जिसका आपने एचसीएफ निकाला उसी को क्या करेंगे, उसी समीकरण में एक बार जोड़ेंगे, फिर मान न परिवर्तित हो उसी को क्या करेंगे, एक बार घटा देंगे। जब घटाओगे तो आपके पास 4 पद दिखेंगे, एक पद यहाँ, 4 पद दिखे, तो दो दो पद को एक साथ ले लो। तो जब एक साथ लोगे तो क्या करना होगा, एक बार आपको इसको इसके साथ लेना होगा, फिर इसको इसको। तो यहाँ से दो कंडीशन निकलेगी, या तो यह इसके साथ बनेगा या तो यह इसके साथ बनेगा। जब इसके साथ बनेगा तो वहां से अलग मान निकलेगा, जब इसके साथ बनेगा तो अलग मान निकलेगा। इससे यह पता चलता है कि जो x और y के मान होते हैं वह भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक, तो आते हैं थोड़ी सी अगली बात चर्चा करेंगे। चर्चा क्या होती है कि आपके पास देखो, अब सवाल आते हैं कि क्या आता है कि आपके पास कोई दो नंबर होंगे, उनका हम स्क्वायर करते हैं, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा पर बेस कुछ सवाल होंगे, यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा पर। सवाल में कहता है कि अगर हमारे पास दर्शाइए कि हम किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं, किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो वह क्या होता है, 4m प्लस 2 रूप देता है। इस तरह सवाल पूछता है। तो जब इस तरह सवाल पूछता है, कहता है कि दर्शाइए कि जब हम किसी संख्या या किसी धन पूर्णांक का स्क्वायर करते हैं तो वह 4m या 4m प्लस 2 फॉर्म देता है। तो देखो भाई, इस बात को समझने के लिए आपके पास कोई धनात्मक पूर्णांक को हम कई तरह से लिख सकते हैं। कई तरह से लिखने का अर्थ यह है कि जब आप
2 से भाग दोगे तो वहाँ से 2 फॉर्म निकल के आते हैं, यानी आपके पास ए नंबर रहा होगा, उसको 2 से डिवाइड करोगे तो आता है 2q और 2q प्लस 1 आता है। जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो 3q प्लस 1 3q प्लस 2 आता है। 4 से डिवाइड करोगे तो 4q प्लस 1 4q प्लस 2 आता है। ठीक, अब यहाँ से आपके पास 4q प्लस 3 भी आएगा। अब आपके 5 के भी निकाल सकते हो, 6 का 7 का 8 का जो भी निकालोगे वह निकलता जाएगा। तो आपको सोचना क्या होगा कि हम किस संख्या का स्क्वायर करें, यानी आपकी संख्या यही दिख रही है, किस संख्या का स्क्वायर करें कि उसमें चार जो होगा वह कॉमन आराम से लिया जा सके। तो जैसे आप स्क्वायर करना है ना, तो जब स्क्वायर करोगे तो मान लेते हैं आपके पास पहला नंबर आपका 2a है, तो जब आप 2a का स्क्वायर करोगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहाँ से जो 4 होगा तो यही कंडीशन एक बन सकती है, कौन सी, कि जब आप किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो वह फोरियम रूप प्रदान करेगा। तो देखो भाई, आपके पास पॉजिटिव नंबर को दर्शाने के लिए यह भी एक फॉर्म हो सकता है, यह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, आने वाले वह भी हो सकता है। तो आपके थोड़ा सा माइंड में यह होना चाहिए कि आपको 4 मिल कहाँ से सकता है। 4 यहाँ से भी आसानी से मिल सकता है। 3 का जब स्क्वायर करोगे 3 तरीके 9 होगा, वहां से आप 4 कॉमन नहीं ले सकते ना। अगली कंडीशन आती है आपके पास 4 है, तो जब 4 का स्क्वायर करोगे 4 चौक को 16 होगा, तो वहां से भी 4 आसानी से कॉमन लिया जा सकता है। तो यानी आपको दर्शाना होगा इस रूप में, किस रूप में, 4 ब्रैकेट में कुछ चीजें प्लस का 0 या प्लस का 2, यानी यहाँ पे जो होगा उसी को आपको मानना होगा यम रूप। जब इसको यम के बराबर मानोगे तब आप दर्शा सकते हो कि आप किसी भी धन पूर्णांक का स्क्वायर करोगे तो वह फोरियम रूप जरूर देगा। तो जब फोरियम रूप देगा तो आते हैं थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो आपने अभी बताया कि आपके पास कोई नंबर ए रहा होगा, उसको अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो 2q और 2q प्लस 1 फॉर्म देता है। कह रहा है सवाल में कि उसका स्क्वायर करने के बाद वह फोरियम रूप प्रदान करेगा। क्या रूप प्रदान करेगा? फोरियम रूप प्रदान करेगा। तो जब फोरियम रूप प्रदान करेगा तो आपको आसान वाली बात दिख रही है, कौन सी, यानी 2 का आप स्क्वायर करोगे तो वहां से 4 मिल जाएगा। क्या मिलेगा? यानी यहां से आप एक आप नंबर ले सकते हो, a बराबर 2q प्लस का 0 बोले तो कुछ ना। ठीक, अब इसका स्क्वायर करोगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का आप वर्ग करोगे तो a स्क्वायर मिलेगा, बराबर होगा 2q का होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर होगा 2 दूना 4 हो जाएगा, q स्क्वायर। अब आपको रूप कौन सा चाहिए? 4m रूप चाहिए। तो अगर आप यहाँ 4q स्क्वायर से 4 बाहर ले लेते हो तो ब्रैकेट में बनता क्या है? q स्क्वायर। अब इसी के बराबर आपको क्या मानना होगा? यम काहे मानते हैं कि वहां में कहेगा कि जो यम होगा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो देखो भाई, q का मान आपने डिफाइन किया था, q का मान आता कहाँ से, थोड़ी सी ध्यान देना। आप अगर 2 को 2 से 4 में भाग देते हो तो यह बतिया जो आती है, यानी यही q आता है। तो यह बतिया कहाँ से आती है? जब इसका आप पहाड़ा पढ़ते हो, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी जब आप किसी पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर में भाग देते हो तो यह सब चीजें कहाँ आती हैं? प्लस n आती हैं। तो इसी का अर्थ है कि यहाँ पे जो भी चीजें आएंगी वह कहाँ आएंगी? पॉजिटिव इंटीजर आएंगी। बात क्लियर हुई? तो वही बात है कि आप चाहे q बोलो चाहे q स्क्वायर बोलो, इसका मान सब क्या रहेंगे? पॉजिटिव इंटीजर रहेंगे। बोलो भाई, तो इसी के बराबर आप यम मान लो, तो यम मानोगे तो यही होगा a स्क्वायर बराबर फोरियम रूप। क्लियर हुई बात? तो यहाँ से ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि इसका स्क्वायर करने के बाद, इसका क्यूब करने के बाद क्या क्या आ सकता है, उसको हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, इसी सवाल से शुरुआत करेंगे कि आप किसी संख्या का स्क्वायर करते हो, क्यूब करते हो तो क्या क्या पद मिल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, एक खास बात, हमारे टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन करें, वहाँ से आपको सब PDF मिलती रहेंगी रोजाना। तो आज के लिए इतना ही।